टीचर आपको कहेंगे इन जैसा बन जाओ, क्यों? मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, मैं इन जैसा क्यों बनूँ? और एक बार मेरा एक करीबी रिलेटिव गुजर गए, उनका चौथा नहीं हुआ था, बहुत करीब, यंग। तीसरे के दिन मेरा धड़कन था, तो दूसरी मर्तबा तो सिर्फ 1 मिनट इंटरव्यू हुआ कि 1.5 मिनट। शॉर्टेस्ट इंटरव्यू। यू वांटेड टू बी प्रोफेसर? उसमें अमिताभ बच्चन थे, 1 करोड़ रुपया था, पीछे एक बहुत बड़ी मशीनरी टू प्रमोट। yes. मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। 1996 जी, फ़ोन लाइन ज़्यादा नहीं थी, काफ़ी सारे चैलेंज भी रहे होंगे। एक तो जानना चाहूँगा कि ये इट वाज समथिंग आउट ऑफ बॉक्स। हमें कंट्रोल रूम से स्टॉक स्टूडियो तक लाइनें बिछानी पड़ी, तारें बिछाई, फिर वो रिकॉर्ड किया। इंसान रिजेक्ट होता है हर जगह, इंसान फिर सोचता है जहाँ जगह मिले वहाँ चला। मैं खेल के मैदान से कर रहा था, 92-93 से किया वो मैंने, पूरी रिटायरमेंट। वन कश्मीरी सॉन्ग यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ? मशरफ जाना मशरवथस जाना सकर याद से याद करना। कोई रिग्रेट है आपको धड़कन को लेकर? देखता हूँ टेप सारे ब्लैंक हैं, टेप्स में कुछ है ही नहीं। राही साहब से भी उर्दू में गुफ्तगू हुई, लेकिन एक गाना उनका मैंने इसलिए चलाया कि उससे उनने बात की रिलेटेड। सो गुलाब रोई से उन्होंने कहा कि इसी गाने ने मुझे पॉपुलर बनाया, तब तक मुझे कोई नहीं जानता था। और मुझे लगता है तब के टाइम पे वो सारी चीजें ऑड लगती थी, क्योंकि ये अनऑर्थोडॉक्स वाला स्टाइल नहीं चलता था। 89 में हालात जो बिगड़े, तो 90 में क्रिकेट बंद हो गई, और तब ये गली कूचे में हर मैदान में क्रिकेट नहीं खेली जाती। हमारे जहन में इतना ये होता है कि जर्नलिज्म करूंगा, फिर किसी अखबार के लिए लिखूंगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। रिक्रूटमेंट हो ही नहीं रही है। FM और ट्रेडिशनल रेडियो, एक रेडियो जो कहीं कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी, वो मर गया है। रिपोर्टर होता है, सबको लगता है बस इतना ही काम होता है टीवी में, लेकिन जो बैकएंड पे काम करने वाले हजारों लोग होते हैं, उनको कोई नहीं देख पाता है। हर आदमी अंपायर और हर आदमी खेलने आ रहा है और मैं आउट नहीं मानूंगा, ये नहीं था। ये मीडिया स्टूडेंट के लिए है, ये मीडिया टीचर के लिए, मीडिया प्रोफेशनल के लिए है किताब। इतनी डिटेल एक भी किताब अगर मुझे कोई दिखा दे, मैं मान लूंगा। मीरास पॉडकास्ट के और एक शुमारे में आपका खैर मकदम। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान है। अगर आपके घर में भी रेडियो है और रेडियो सुनने के शौकीन है, तो आपने ज़रूर ये नाम सुना होगा। मेरे साथ है सईद हुमायूं कैसर। सईद हुमायूं कैसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और बचपन की यादें मुझे भी ताज़ा हो रही है कि संडे के दिन धड़कन सुनना, खेल के मैदान से सुनना, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से निकल के रेडियो में आना, ये कुछ ऐसा लग रहा है, कोई ऐसा डिसीजन लग रहा है कि शायद बहुत पॉपुलर नहीं है ये डिसीजन? अच्छा, बहुत से डिसीजन जो पॉपुलर नहीं होते हैं बाद में पॉपुलर हो जाते हैं। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाकिर साहब। बात यह है कि मैं जब दिल्ली स्कूल इकोनॉमिक्स में था, तो उसके बाद मैं एक मल्टीनेशनल में था। मैं सोशल साइंटिस्ट था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएट्स में दिल्ली में काम करता था। हाँ। तो ट्रैवलिंग बहुत होती थी, टूर पे बहुत जाना होता था। और जो इंडिया में जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, गैट, अनटैड, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मॉनिटर करना, उनको इम्प्रूव करना, ये काम था हमारा। हाँ। तो मेरा प्रोजेक्ट एरिया था, उसमें वाराणसी, कर्नाटक, कश्मीर, जम्मू के कुछ हिस्से और भागलपुर वगैरह। तो उसी दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऐड निकलता पूरे पेज पे, UPSC का, हाँ, कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव चाहिए। तो मैंने अप्लाई किया, उसमें अपियर हुआ, उसमें फिर इंटरव्यू हुआ, क्वालिफाई हो गया, तो रेडियो में पहुंच गया। तो पहली पोस्ट में आपकी रेडियो कश्मीर, जो अब ऑल इंडिया रेडियो है, वहीं जी, उसमें था ना कि ऑप्शन था, आप रेडियो में जाना चाहें या दूरदर्शन में। मैंने ऑप्ट ही रेडियो किया, तो इसलिए फिर मैं रेडियो में आया, तो रेडियो कश्मीर ज्वाइन किया मैंने एज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। तो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मैंने सुना कि अप्लाई किया था, उसका क्या हुआ? मैंने किया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2-3 बार PSC में। वो मेरी किताब में उसकी बड़ी कहानी है, मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं जो डिफरेंट स्ट्रोक्स में। तो उसमें एक बार तो यहाँ इंटरव्यू हुआ, एक बार जम्मू में हुआ। तो दोनों मरतबा जो इंटरव्यू था उसमें लगा नहीं कि दिलचस्पी है उनको मुझसे बात करने की।
जो इंटरव्यू ले रहे हैं। वो दूसरी मर्तबा तो सिर्फ 1 मिनट इंटरव्यू हुआ कि 1.5 मिनट। शॉर्टेस्ट इंटरव्यू। मैं दाखिल हुआ, चेयरमैन ने मुझे कहा ऐसे, यू शुड नॉट हैव कम। मैं जम्मू गया था यहाँ से इंटरव्यू देने, तो मैंने कहा कि आई हैड अप्लाइड, सो यू इनवाइटेड मी, आई हैड टू कम। या No, you have passed from Delhi School of Economics, you will get job anywhere in India. Why should you come here and ask for a job? मैंने कहा, I'm not asking for a job, I have applied and you should have rejected my form. You did not. So I came from Srinagar. No, that is enough, you can go. खत्म। Okay. कोई interview नहीं। You wanted to be professor? Well, luckily, yes, I wanted to be professor in university. Basically, I applied in university also for assistant professor. Then interview went off very well. The expert who had come from Punjab University, he told VC in front of me, इसको ले ले। ये नहीं कहा, take him. Okay. VC थोड़े एडमेंट नज़र आए, तो उनने कहा take 2 then। उनको लगा कि कोई कैंडिडेट है इनका, नहीं हुआ सिलेक्शन मेरा। और बाद में मुझे लगा कि अच्छा हुआ, क्योंकि वो मेरा एक चैप्टर है मेरी किताब में, ग्रेटफुल फॉर रिजेक्शंस। अगर मैं इतनी जगह रिजेक्ट नहीं होता तो मुझे नहीं पता चलता मैं असल में कहाँ अच्छा हूँ। ओके। मैं पब्लिक लाइफ में अच्छा हूँ, मैं रेडियो में अच्छा हूँ। और आप देखिए, इनिशियली क्या था? इनिशियली जब आप रेडियो में आपने डिसीजन लिया कि रेडियो में जाना, ये कंपल्शन था? कभी क्या होता है कि जब इंसान रिजेक्ट होता है हर जगह, इंसान फिर सोचता है जहाँ जगह मिले वहाँ चला जाऊँ। नहीं, कंपल्सन नहीं था। मैं जहाँ नौकरी दिल्ली में कर रहा था, रेडियो से ज़्यादा तनख्वाह थी। हाँ, रेडियो से ज़्यादा पर्क्स थे, और मैं बहुत आगे जाता उसमें, उस कंपनी में। वो कोई छोटा मोटा मामला नहीं था जहाँ मैं काम कर रहा था। लेकिन जब इसमें अप्लाई किया, उसके बाद यहाँ के वो 90s के हालात भी ऐसे हो गए थे अजीब से, तो फिर मैंने सोचा बेहतर है फैमिली के पास आना वापस। एक चीज़ ये, दूसरा कि जब मैं यहाँ आया तब मुझे पता चला मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। पहले तो आइडिया नहीं था। और आप देखिए, खुशकिस्मती मेरी, अल्लाह की मेहरबानी, 1994 से यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर लेके इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूशन सब में मैं पढ़ा रहा हूँ। वो ख्वाब भी पूरा हो गया। दोनों चीज़ें। हाँ, वो ख्वाब भी पूरा। तो शुरुआत में जब 1996 में आपने रेडियो में फ़ोन इन प्रोग्राम स्टार्ट किया, तब तक शायद कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था। 1996 फ़ोन लाइन ज़्यादा नहीं थी, काफ़ी सारे चैलेंज भी रहे होंगे। एक तो जानना चाहूँगा कि ये इट वाज समथिंग आउट ऑफ बॉक्स, तब तक ऐसा नहीं होता था। यू स्टार्टेड इट, आइडिया कैसे आया ये स्टार्ट करने का? और सेकंड, क्या चैलेंज रहे और हाउ आर यू एबल टू ओवरकम दोज चैलेंज? देखिए, पहली बात ये है कि मैं इंटरनेशनल रेडियो बहुत सुनता था बचपन से। BBC की इंग्लिश सर्विस, इंडिया के ऑल रेडियो, तो मैं सुनता था वो। उसके बाद एक वो ऑल रेडियो से होता था डेट विद यू, वो सुनता था। डडली ट्रेविस का जॉली गुड शो सुनता था, बाकी चीज़ें बहुत सुनता था। और अपना रेडियो कश्मीर सुनता था, इसके कश्मीरी गाने, इसके ड्रामा, बाकी चीज़ें। फिर वन रेडियो के कुछ स्टेशन सुनता था, तो मुझे आइडिया था कुछ इसका। फिर इंडिया में शुरू होने लगे किसी मेजर स्टेशन में, दिल्ली में एक होता था जैसे। तो फिर मैंने कहा हम अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि उस साल जो हमारे डायरेक्टर थे जिया साहब, उनने मुझे कहा कि एनुअल प्रोग्राम जो होता है, ईयर एंड क्लोजिंग प्रोग्राम साल का, वो होता है 9:30 से 12:15 रात तक, एक ही प्रोड्यूसर करता है, आप करिए। उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें लाई, और उसी में कहा कि हम फ़ोन इन करेंगे, लोगों को कहेंगे साल की बात करो, एक गाना अगर पसंद है, अगर चला आपकी पसंद का, नहीं तो हम आपकी बात पे एक गाना आपको बीच बीच में सुना देंगे। तो उसके एडवर्टाइजमेंट की, उसके स्पॉट्स बनाए, वो रेडियो पे चले। और उसके बाद लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। तब कोई कंसोल वगैरह नहीं था फ़ोन का। हमें कंट्रोल रूम से स्टॉक स्टूडियो तक लाइनें बिछानी पड़ी, तारें बिछाई, फिर वो रिकॉर्ड किया, वो सब कुछ हो गया। ये बात ये पूरा रिकॉर्ड करके आप चलाते थे ना? नहीं, नेचुरली, क्योंकि एक और बात है ना, यहाँ लोगों को भी नहीं पता था फ़ोन पे बात कैसे करेंगे। देखिए, मैं तो स्टूडियो में हूँ, मैं ये काम करता हूँ, उसके लिए नई बात है, वो घबरा सकता है, वो गलतियाँ कर सकता है, तो इसीलिए उसके लिए एडिटिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये मैंने जब 30 को रिकॉर्ड किया, तो उस सुबह उसके बाद दिन को एडिटिंग करने आया, तो 31 को रिकॉर्ड किया, 30 को ही। तो देखता हूँ टेप सारे ब्लैंक हैं, टेप्स में कुछ है ही नहीं। एक घंटा एक्सीडेंटली या इंटेंशनली किसी ने टेप इरेज कर दी हैं। फिर क्या किया आप लोगों ने? तो बड़ा मसला हो गया। पहले तो मुझे 15-20 मिनट कुछ समझ नहीं आया,
कि ये 2.5 घंटे के प्रोग्राम की नॉवेल्टी है, पब्लिक ने फ़ोन किए हैं। फिर मैं डायरेक्टर के पास गया, फिर हम इंजीनियरिंग हेड के पास गए, तो उन्होंने एक अच्छी बात कही, अगर किसी ने किया है तो हम नहीं चाहेंगे वो जीत जाए, आप कल सुबह फिर से रिकॉर्ड करेंगे 31 की सुबह पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे। मैंने कहा मैं तैयार हूँ, कहा मैं फिर से लाइनें बिछाऊंगा रात को। ओह गॉड। तो 31 की सुबह 9:30 से 10:30 तक फिर रिकॉर्ड किए लोगों को, फिर उनने कॉल किए, फिर ये इंक्लूड किया। उसके बाद मुझे कुछ कहना है, बाकी शाकी फ़ोन इन बहुत हो गए। और इसके साथ आपने और एक भी प्रोग्राम, मुझे भी याद है कि जब हम छोटे थे तो संडे के दिन रेडियो हमारे हाथ में होता था। मैं जहाँ रहता था, मैं रिलेटिव्स के वहाँ पढ़ाई करता था, हमारी बड़ी फैमिली थी और रेडियो एक था, तो संडे के दिन हम वो रिजर्व करके रखते थे। तो फिर पूरा वो धड़कन प्रोग्राम सुनते थे, वहाँ पे क्विज होता था, आंसर्स करते थे, क्वेश्चंस के आंसर्स करते थे। हाँ, तो उसका आइडिया कहाँ से आया था? देखिए 2002 में शुरू किया मैंने, हाँ। 7 अप्रैल को। रेडियो पे एक ऐसा अटेम्प्ट कभी नहीं हुआ था, आज भी नहीं हुआ कि कंटिन्यूस लाइव रेडियो गेम शो। ये आप 2 सवाल पूछते हैं 15 मिनट में जवाब दें, वो नहीं था। ये आप पहले राउंड से लेके आखिरी राउंड तक जाएंगे और एक विनर होगा इन 59 मिनट्स। तो उस साल या 1 साल 6 महीने पहले कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ था, तो वो तो अपना कंसेप्ट नहीं था, हू वांट्स टू बिकम ए मिलियनेयर का फ्रेंचाइजी था। तो उसमें अमिताभ बच्चन थे, 1 करोड़ रुपया था, पीछे एक बहुत बड़ी मशीनरी टू प्रमोट। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मैं था, लेकिन मेरी नॉवेल्टी ये थी, ये लाइव था और हर आदमी हिस्सा ले सकता है, वो 12 जो बैठे हैं या 10 वो नहीं। ये नॉवेल्टी थी इसकी। फ़ोन पे शुरू किया, पहले 5-6 दिन इसके प्रोमोज बनाए, उसमें डिस्क्राइब किया हम क्या करने जा रहे हैं, क्या है, और खुशकिस्मती रिस्पांस अच्छा मिला, चलता गया। इसमें सेगमेंट आने लगे, इसमें गेस्ट आने लगे, इसमें काउंसलिंग होने लगी, इसमें सिंगल क्वेश्चन कॉन्टेस्ट और बहुत कुछ। ये बढ़ता गया, 17 साल तक चलता रहा। तो उसके साथ आप खेल के मैदान से भी उसी के साथ आप ऐड करते थे, दूसरा एक प्रोग्राम था? मैं खेल के मैदान से कर रहा था 92-93 से किया वो मैंने, पूरी रिटायरमेंट तक। और ये था कि बाद में हम ऐसा कर रहे थे कि हफ्ते में 3 दिन और 5 दिन भी होता था वो। पहले यहाँ स्पोर्ट्स का रेडियो में कोई ख़ास कंसेप्ट नहीं था। हफ्ते में एक प्रोग्राम होता था समर में 10 या 15 मिनट का, उस चंक में जिसमें जो किसी को ना चाहिए, शाम को 4:30 बजे कौन सुनेगा किसी और टाइम पे। तो मैंने ये धीरे धीरे इनको समझाया कि 3 ही चीज़ें बिकती हैं, या तो आपको करंट अफेयर्स बिकता है, या स्पोर्ट्स बिकता है, या फिर एंटरटेनमेंट, बाकी चीज़ें नहीं बिकती। तो यही सुनेंगे लोग, और फिर चल पड़ा। तो फिर वो धड़कन में कितने सारे लोग आप इन्वॉल्व थे तब? देखिए मैं था एक, और मेरे साथ खुर्शीद और जावेद थे, वो मुझे असिस्ट करते थे फ़ोन कॉल्स में। और उसके बाद जब वो फ़ोन कॉल से हम आ गए कंप्यूटर पे, फिर आ गए हम व्हाट्सएप पे भी और मेल्स पे भी, उनमें असिस्ट करते थे। बाद में एक पीरियड में माजबीन मुझे असिस्ट करती थी उनके साथ। और फिर हमने इसको क्या किया कि ये शायद पहला प्रोग्राम ऐसा ऑल इंडिया रेडियो का हो गया जो लाइव जा रहा था फेसबुक पे। चलते जब मैं कर भी रहा हूँ और फेसबुक पे लाइव। ये कब हुआ ऐसा? ये 2015 या 16 में। 15 अच्छा, ठीक। इंटरनेट आने के काफी कुछ टाइम बाद ही 15 में हमने शुरू किया। तो वो मंसूर परे करते थे, ठीक साथ लाइव भेजते थे। हाँ। इस पे जाता था फेसबुक। तो कोई ऐसा इवेंट धड़कन से जो आप याद कर रहे हैं, जो आपको लाइक अभी भी याद है कि कुछ ऐसा खास हुआ है? इसमें तो बहुत ज़्यादा इवेंट है, ये बड़ा इवेंटफुल है, ख़ासकर उन दिनों जिन दिनों कंप्लीट हड़ताल थी, जिन दिनों पथराव था, जिन दिनों कर्फ्यू था, उन दिनों पहुंचना, फिर ये डिलीवर करना। अच्छा, स्टूडियो पहुंचना। हाँ, ओके। ये पर सबसे बड़ी मुसीबत थी, मुश्किल थी। एक बात इसमें बड़ा इशू होता था ये कि आप, और एक बार मेरा एक करीबी रिलेटिव गुजर गए, उनका चौथा नहीं हुआ था, बहुत करीब, यंग है। तीसरे के दिन मेरा धड़कन था और मैं गया प्रोग्राम करने। अच्छा। और मैंने प्रोग्राम किया। और इसमें ये मामला है कि जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक हमारा असूल है कि आप पब्लिक के लिए उस वक्त बात कर रहे हैं, सो यू डोंट कैरी योर इमोशंस इनटू द स्टूडियो। ट्रू। नो, आप जो हैं सो हैं वो बाहर, यहाँ आप उनके साथ बात करेंगे, एंड यू हैव नो राइट टू आइदर एंटेगनाइज देम, मेक देम अनहैप्पी और ऑफेंड देम। सो आई ट्राइड माई बेस्ट। कोई लाइक कभी विनर्स को लेकर कोई नहीं, वैसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। कभी फ़ोन हैंग कर देते थे पहले लोग। हाँ, शुरू में जब फ़ोन था ना, यस, कॉल की फ़ोन ही नहीं नीचे रखा। अब दूसरे तो कॉल नहीं कर सकेंगे, सैकड़ों लोग कॉल कर रहे हैं। हाँ। फिर उसमें क्या करते थे कि उसका फ़ोन नंबर मैं कहता था आप नीचे रख दें, मैं अनाउंस करने वाला हूँ आपका नाम और फ़ोन नंबर, और अगर आपका सही भी आंसर आप खारिज हो गए। अच्छा। फिर वो एकदम काट देता था।
तो ऐसा होता था, यूजुअली ऐसा होगा कि कभी ऐसा भी हुआ कि हमारे जो 2 या 3 असिस्टेंट हैं, एक ही पूछा हालात की वजह से, फिर हाउ यू मैनेज, यू रन अराउंड। लेकिन ऐसा था कि मैं कुछ छुपाता नहीं था उसमें। मैं बताऊंगा आपको, उससे मेरे लिए भी आसानी थी। जैसे खुर्शीदिया जावेद दरवाजे से दाखिल हुए स्टूडियो में, तो मैं कहता था वो आ रहे हैं, दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आने दो, नहीं तो नहीं आनी चाहिए। वो आ रहे हैं, चलिए बैठे, एक कुर्सी की आवाज़ आ रही है, आए। अगर मैं छुपाता, घड़ी घड़ी फेडर नीचे करता, ये मेरे लिए भी प्रॉब्लम थी। और इससे क्या हुआ, इससे लोगों को लगा कि एब्सोल्यूट रियलिटी में है ये, जो हो रहा है वो वहाँ हो रहा है, और बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अगर पेन गिर गया तो वो, मैं एक से, मेरा गेस्ट है, एक उससे बात कर रहा हूँ, उनका फ़ोन बज गया। मैंने कहा था आप इसको रखना एरोप्लेन मोड पे या बाहर दे दीजिए स्टूडियो में ड्यूटी ऑफिसर को। अब आप क्या कहेंगे उनको? मैंने कहा आपको कोई याद कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल सही वक्त नहीं याद करने का, बंद कर दीजिए। राइट। तो ऐसे ही हैंडल इट। कोई रिग्रेट है आपको धड़कन को लेकर? नो, आई डोंट थिंक। क्योंकि इंटरेक्टिव है, काफी सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कभी किसी के साथ जुल्म हुआ होगा, कभी कोई नाराज हुआ होगा। नहीं, जुल्म बहुत कोशिश की ना हो किसी के साथ। हमने एक भी शख्स अदर देन गिवन लाइंस एंटरटेन नहीं किया। मुझे कभी फ़ोन कर लिया मेरे किसी पुराने रेडियो के साथी ने, किसी मेरे डायरेक्टर ने, मुझे, मेरे को पता है, मेरे आदमी को, मेरे बच्चे को, इसको आंसर पता है, ले लो। मैंने कहा सॉरी नहीं लूँगा। उसी फ़ोन पे फ़ोन होगा, उसी पे मेल होगा, मैं नहीं लूँगा। और कोई नहीं। अच्छा, इसमें भी ऐसा होता था? कोई नहीं माना हमने, और वो समझ गए 2-4 एपिसोड के बाद कि ये बात नहीं बननी है। ओके। तो फिर छोड़ दिया हमने, फिर नहीं किया ऐसा। ट्रांसपेरेंसी इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए भाई। नहीं तो आप देखिए ना, पंजाब में सुन रहे हैं लोग, कोयम्बटूर से विनर हो रहा है, तेलंगाना में सुन रहे हैं, आप उत्तराखंड में सुन रहे हैं, कतर में हमारे, जब हम ऐप पे आगे से विनर हो रहा है हमारा, तो नेचुरली आपको वो उस लेवल पे डिलीवर करना है। वो जो गाना आप बजाते थे, एक गाना उसमें चलता था, वो चूज कौन करते थे? कौन से गाने? धड़कन प्रोग्राम में कोई एक गाना आप जो भी मैं प्ले करते थे? वो बड़ा डिफिकल्ट डिस्क्रिप्शन, वो बहुत प्यारा गाना होता था। जो भी गाने में चलाता था उसमें आपको मैं बताऊंगा, मैं अगले 1-2 प्रोग्राम के गानों पे काम करना शुरू करता था। थीमेटिक, रिलेटेड, म्यूजिक, इंटरलूड वगैरह कुछ वो डिस्क्राइब करता था मैं क्यों सिलेक्ट किए ये गाने। तो मुझे कम से कम 30-40 घंटे लगते थे एक प्रोग्राम के, धीरे धीरे गाने 6 या 7 या 5-6 सेलेक्ट करने में और उनको लाने में, और मैं गाना कहाँ से चलाऊँगा, ज़रूरी नहीं है स्टार्ट से गाना चाहिए। जो मेरी बात है उससे रिलेट क्या होगा, और ये एंड होगा जहाँ नेक्स्ट चीज़ कनेक्ट होगी, वहीं तक चलेगा। तो ये बहुत, इसके लिए कोई ये नहीं था कि कोई ये सिंगर, कोई पर्टिकुलर सिंगर को प्ले करना है, ऐसा लेकिन 2-3 चीज़ें उसमें थी। माइट भी टॉपिक के साथ थोड़ा रिलेटेड होगा टॉपिक के साथ होगा रिलेटेड, टॉपिकल गाने भी होंगे कभी कभी। मैंने कोई डिवोशनल गाना नहीं चलाया कभी, ओके, किसी पूरे प्रोग्राम्स में, और मैं कश्मीरी गाने नहीं चलाता था इसमें, नहीं चलता, क्योंकि ये प्रोग्राम ही उर्दू का था। और अगर राही साहब मेरे गेस्ट थे, जब उनको ज्ञानपीठ मिला तो मेरे गेस्ट थे वो इसमें, तो राही साहब से भी उर्दू में गुफ्तगू हुई। लेकिन एक गाना उनका मैंने इसलिए चलाया कि उससे उनने बात की रिलेटेड, सो गुलाब रोई से उनने कहा कि इसी गाने ने मुझे पॉपुलर बनाया, तब तक मुझे कोई नहीं जानता था, ये रेडियो कश्मीर की देन है। तो मैंने वो चलाया। और आपको मैं एक अजीब बात बताऊंगा कि मैंने उनसे बात की, तो मैंने उनसे कहा, मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। तो मैंने कहा आप नए गाने सुनते हैं? कहाँ सुनता हूँ, कभी कभी सुनने चाहिए। तो मैंने लगान का राधा कैसे न चले गाना चलाया। फिर मैंने उनसे कहा कैसा लगा? कहा ज़बरदस्त है, शायरी भी अच्छी है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, गाया अच्छा है। तो मुझे उस प्रोग्राम के बाद लोगों ने कहा अगर ये कहते नहीं सुनता हूँ तो आप क्या चलाते फिर? मैं कहता नहीं सुनते, ये सुनिए, इसके बाद आप सुनना शुरू करेंगे। मैं वहाँ पे निभा लेता। सही है। तो आपने स्टाइल की बात की, लाइक कि जो चीज़ें स्टूडियो में होती थी मैं उनको वैसे ही रहने देता था, और मुझे लगता है तब के टाइम पे वो सारी चीज़ें ऑड लगती थी, क्योंकि ये अनऑर्थोडॉक्स वाला स्टाइल नहीं चलता था, बहुत सॉर्टेड रहना होता था, देयर वाज पर्टिकुलर फॉर्मेट यू हैड टू गो थ्रू। So was this like conscious innovation कि you have to be like this, be very original, whatever you are, वैसे ही बात करना, ये आपका वही नहीं है जो भी आपने प्रोग्राम्स किए हैं,
धड़कन है, खेल के मैदान से या किसी और प्रोग्राम में आपकी शमूलियत रहती थी? स्टाइल जो है वो पूरा एक वो रॉ स्टाइल होता था। देखिए मैंने 10,000 से ज़्यादा प्रोग्राम किए और उसमें फ़ोन इन बहुत किए, बाकी किए, लाइव किए, दुनिया भर में कमेंट्रीज़ की जाके। मामला वो नहीं है कि मैं चाहता था, मैं इनफॉर्मल था, रॉ नहीं इनफॉर्मल, वेरी मच सीजन्ड चिजल्ड इनफॉर्मल। मगर बीइंग इनफॉर्मल इज़ वेरी डिफिकल्ट कंपेयर टू बीइंग फॉर्मल, क्योंकि इनफॉर्मेलिटी में आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, गलत बात कह सकते हैं, बदतमीजी हो सकती है, वो रोकनी है, या कोई भी बात मुंह से निकल जाएगी। मगर इनफॉर्मल रहना ऐसे कि आपको लगे कि ये मुझसे ही बात कर रहा है। राइट, एक कंसेप्ट है ये। और ये मैंने सैकड़ों प्रोग्राम जो किए, इंग्लिश के भी बहुत किए, तो उसमें सब में मैंने नेचुरली इनफॉर्मेलिटी मेरे सिस्टम में थी और उसका इस्तेमाल किया। और हकीकत यह है कि अगर आप नशरियात में हैं और अगर आपने किताबें पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, आइडिया है इन चीज़ों का, दुनिया भर के लिटरेचर का, और इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में वो आपके माइक लाइफ पे आ जाता है, उससे मदद मिलती है। बहुत फ़ायदा होता है। आपने 2 किताबें अभी तक लिखी हैं, एक तो उसमें डिफरेंट स्ट्रोक्स है। उन दोनों के पीछे मैं चाहूँगा कि क्या इंस्पिरेशन क्या थी? देखिए डिफरेंट स्ट्रोक्स है वो क्रॉनिकल ऑफ सेल्फ डिस्कवरी जो है, वो असल में मेरी कहानी है, मेरी लाइफ की मेमोयर है मेरे। और उसमें मुझे कई बार फैमिली में भी कहते रहे, मेरी वाइफ कहती थी यार बच्चे अपने बारे में लिखे, तो मैंने कुछ ख़ास किया नहीं, इसमें ध्यान दिया। 20 में शुरू की, छोड़ दी, फिर से लिखी, फिर छोड़ दी, फिर 24 में 6 महीने मैंने सीरियसली लिखी किताब। उसमें लाइफ के बहुत से हिस्से हैं, पढ़ाई से लेके स्कूल, क्रिकेट, बाकी ब्रॉडकास्टिंग, मेरा अदर साइड ऑफ लाइफ, मेरे कुछ जान पहचान वाले लोग, बाकी वगैरह। और इसमें मैं जो ये है अपनी लाइफ बता रहा हूँ लोगों को, बट द प्रोसेसेस आई हैव गॉन थ्रू, व्हाट आई हैव फेस्ड एंड व्हाट आई हैव कम आउट फ्रॉम। और इसमें मैंने एक कोशिश की है, सारे जो चैप्टर्स हैं इसमें 310 पेज की किताब है ये, तो इसमें मैंने जो भी मेरा चैप्टर एंड होता है उसके एंड के 3-4 अगर पैराग्राफ आप पढ़ेंगे वो यूनिवर्सल हैं, उनका मुझसे ताल्लुक़ नहीं है, मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, या ये हुआ, ये सही नहीं हुआ, या मैंने गलत किया, लेकिन हो क्या सकता था, करना क्या चाहिए, वो लोगों के लिए सबक है मेरी लाइफ से उनके लिए, ताकि उनको इससे फ़ायदा हो। तो ब्रॉडकास्ट मीडिया को जो लेकर जो आपने किताब लिखी, उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? ये एकेडमिक किताब है, सिंपली टेक्निकल किताब है ये। हाँ। मैं इतने सालों से यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, किसी में कोई किताब ऐसी नहीं है, किसी इंडियन ऑथर की नहीं है, कुछ है उनमें फॉरेन कॉन्टेक्स्ट है, इतनी डिटेल एक भी किताब अगर मुझे कोई दिखा दे मैं मान लूँगा। इसमें 3 आपके चैप्टर हैं इंटरव्यूज़ पे। ओके। फ़ोन इन इंटरव्यू अलग है, ऑन द स्पॉट इंटरव्यू अलग है, दूसरे इंटरव्यू अलग है, फिर इंटरव्यूज़ में गलतियाँ क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट्री पे 3 चैप्टर हैं, डिस्कशन पे 3 चैप्टर हैं आपके। इसमें नॉर्मल कमेंट्री, स्पोर्ट्स कमेंट्री, बाहर की ओबी कवरेज, मेगा इवेंट कवरेज कैसे होती है, और ओलंपिक्स वगैरह कैसे कवर किए जाते हैं, बाकी बड़े इवेंट कैसे कवर किए जाते हैं वो है। उसके बाद लिखा कैसे जाता है रेडियो पे, बोला कैसे जाता है, अनाउंसर क्या करता है, और कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। ये 250 पेज की किताब है विद अराउंड 200 एग्जाम्पल्स एंड 25 इलस्ट्रेशंस जो मैंने बनाई है। ये मीडिया स्टूडेंट के लिए है, ये मीडिया टीचर के लिए है, मीडिया प्रोफेशनल के लिए है किताब। इसमें मेरी कहानी कहीं नहीं, मैंने ये किया कोई भी, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। ओके। आपने ओलंपिक्स की जिक्र की, मुझे अब इससे याद आ रहा है कि यू हैड प्लेड रणजी आल्सो। तो स्पोर्ट्स में आपका काफ़ी इंटरेस्ट है, आपकी कमेंट्री बहुत उम्दा होती थी, तो आज अब शायद उसमें कम इंटरेस्ट ले रहे हो। रणजी आपने छोड़ क्यों दिया? देखिए रणजी नहीं, आपने क्रिकेट क्यों छोड़ दिया? क्रिकेट अर्ली छोड़ दी, वो मजबूरी थी, बताऊंगा आपको क्यों। कि 89 में हालात जो बिगड़े, तो 90 में क्रिकेट बंद हो गई, और तब ये गली कूचे में हर मैदान में क्रिकेट नहीं खेली जाती थी। T20 था नहीं, 40 ओवर्स, 50 ओवर्स और 3 मैचेस हम खेलते थे यहाँ। तो उसमें यह होता था कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करती थी, कुछ उनको क्लब ऑर्गेनाइज करते थे JKCA के थ्रू, कुछ वो खुद करते थे, मैचेस होते थे टर्फ पे यहाँ, और बीच में SP कॉलेज में भी एक ज़माने में टर्फ था, वहाँ होते थे मैचेस एक ऑर्गेनाइज तरीके से,
हर आदमी अंपायर और हर आदमी खेलने आ रहा है और मैं आउट नहीं मानूंगा, ये नहीं था। इट वॉज सीरियसली ऑर्गेनाइज क्रिकेट। और वो क्रिकेट ख़त्म हो गई 94 में। फिर तकरीबन थोड़ी थोड़ी क्रिकेट वापस आने लगी, कहीं 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 वगैरह। तो फिर 4 साल नहीं खेली क्रिकेट। यहाँ से इस प्रोफेशन में चले गए जो बहुत डिमांडिंग था। हाँ। शादी भी हो गई, वो भी एक डिमांडिंग चीज़ है कि टाइम देना है अपने लाइफ में घर को। तो इस चक्कर में फिर क्रिकेट छूट ही गई। यानी अभी मैं 5-6 साल इजीली और खेल सकता था, तब मैंने क्रिकेट छोड़ दी। एक कंपल्शन था, आप समझिए। हालांकि हम सोचते थे टाइम की कमी वगैरह नहीं, और साथ में जब जो 4-5 साल का गैप आया ना, हाँ, उसके बाद रिटर्न मुश्किल हो गया क्रिकेट का। मेरे साथ बहुत और थे जिनने उसके बाद क्रिकेट नहीं खेली। अभी कैसे आप एनालाइज करते हो जो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इज दैट अप टू मार्क, या अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारी यूथ के लिए है स्पोर्ट्स में, हाउ डू यू एनालाइज दैट? देखिए, एक बात है कि अगर आप क्रिकेट की कहें, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ओके। और रणजी ट्रॉफी हम जीत गए, और इसमें मुझे एक तशवीश यही है कि सारे मुल्क को पता चला यहाँ ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डअप है गेम। अच्छा, आप रिसेंट रणजी ट्रॉफी की बात कर रहे हो ना? बिल्डअप है यहाँ, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बिल्डअप है, ना JKCA एक टूर्नामेंट खिलाती है, क्लब तक डिसबैंड किए हैं। ना जम्मू में ना यहाँ कुछ खेला जाता है, ना कोई एकेडमी है, ना कोचिंग होती है। ट्रायल्स होती हैं, ट्रायल्स मीन सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसलिए कुछ ख़ास है नहीं। स्कूल लेवल पे ऑलमोस्ट डेड है। अब ये आप सुनेंगे हमारे स्टैट्स, 25,000 लोगों ने आज ये खेला, 20,000 ने वो खेला, साल के अंत तक 1 करोड़ ने खेला होता है, उतने बच्चे ही नहीं हैं। तो वो स्टैट्स में पता है फज होते हैं सारे। तो इसलिए बाकी गेम्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है। ओके। इंडोर स्टेडियम्स बने हैं, मिनी स्टेडियम्स बने हैं, बाकी जगह ग्राउंड बने हैं। तो कुछ स्पोर्ट्स काउंसिल ने, कुछ बाकियों ने बनाए हैं। तो है, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हुई है और स्कोप बढ़ गया है। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनमें आप यहाँ स्टेट के लोग खेलते हैं हमारे। पहले कम खेला करते थे, पहले फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल। और आपको हैरानी होगी सुन के, एक पीरियड में इंडिया में हैंडबॉल शुरू हुआ, और हैंडबॉल ओलंपिक स्पोर्ट है। हैंडबॉल जब शुरू हुआ तो पहले 7-8 साल या तो J&K हैंडबॉल चैंपियन था, नेशनल या सर्विसेज। J&K की इतनी ज़बरदस्त हैंडबॉल टीम थी। लेकिन आज तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। J&K का कैप्टन था बलविंदर गुलजार, हमारे वो पिछले कुछ महीने पहले गुजर गए, अल्लाह उन्हें मगफिरत करे। वो फुटबॉल के J&K के गोलकीपर थे, पर उन्होंने शिफ्ट किया टू हैंडबॉल। एशियन गेम्स में 82 में हमारे गोलकीपर थे इंडियन टीम के। J&K के दुनिया भर के प्लेयर थे। और उसके बाद वही हुआ, उस स्पोर्ट को स्कूल लेवल पे सपोर्ट नहीं मिला, मिलना चाहिए। कॉलेज लेवल पे सपोर्ट नहीं मिला, ग्रो कैसे करेगी? राइट, अगर बेसिक्स समझ आएंगे तो वो फिजल आउट हो गया, हम कहीं नहीं है हैंडबॉल में। अब स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सही लेवल पे लाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, या लोगों को क्या करना चाहिए, या स्पोर्ट्स की जो बॉडीज यहाँ पे है उनको क्या करना चाहिए? एक तो मेंटेन करना है। हाँ, हम बना लेते हैं, मेंटेनेंस पुअर होती है। ओके। तो वो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है। ओके। एक बात। और अगर आपने एक इंडोर स्टेडियम बनाया, अच्छी बात है, वहाँ किस गेम का कोच है मुझे बताइए। कोच तो है ही नहीं। कोच चाहिए ना ग्रास रूट लेवल पे, आपके पास कोचेज नहीं है। आपको कोच चाहिए क्रिकेट में, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बाकी शाकी सब स्पोर्ट्स में कोच चाहिए। आपके पास कोचेज ही नहीं है। तो एक इशू ये है सीरियस कि नंबर ऑफ कोचेज ज़्यादा होना चाहिए। यानी जो बच्चों को ट्रेन करे, जो इतने हैं इनके पास हैं, इतने क्या नाम है इसका, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के पास नहीं, बहुत कम नंबर है। एक बच्चा जाता है इंडोर स्टेडियम, यहाँ समझे श्रीनगर में, कहते हैं मैं बैडमिंटन में शौकीन हूँ। वो बच्चा 9 साल, 10 साल, 8 साल का है। तो उसको कोई तो देखे, परखे, फिर उसको गाइड करे। वो खुद ही खेलता रहे तो क्या सीखेगा? कोई डायरेक्शन दे, चैनलाइज करे उसके पोटेंशियल को। अगर श्रीनगर में हो कोच का एक्सेस, तो ये बारामूला में भी होना चाहिए, ये अनंतनाग में भी होना चाहिए एक्सेस। और अगर है भी फैसिलिटीज, मुझे लगता है श्रीनगर में ज़्यादा फैसिलिटीज एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स लाइक कुपवारा है, बारामूला है, बांडीपुर है। वहाँ भी इंडोर मल्टीपर्पज कुछ कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, मैक्सिमम जगह बने हैं। लेकिन आपको उनको बनाना है ऐसा कि 12 महीने वो ऑपरेशनल हो, और फैसिलिटीज, कोचिंग को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, और 12 महीने ऑपरेशनल हो। नाउ कमिंग बैक टू द रेडियो, सी अब अभी डिजिटल एज का ज़माना है, डिजिटल एज है, और रेडियो के साथ साथ हमारे पास और भी मीडियम्स है इंफॉर्मेशन गेन करने के, इंटरटेनमेंट के। लेकिन रेडियो आई थिंक इज़ एज रेलिवेंट एज इट वाज। यू नो, हमारी गाड़ियों में रेडियो है, घरों में रेडियो है, फ़ोन पे रेडियो है। बट डू यू थिंक इट इज़ लाइक इट हैज़ बीन
टू मच कमर्शलाइज्ड? एक हिसाब से बहुत सही बात आपने कही, स्टार्ट टू एंड सारा इस वक्त जी, कि अब मेरे पास चलता फिरता रेडियो है, अब सेट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फ़ोन में ऐप है तो सैकड़ों रेडियो हैं, या रेडियो की लिसनिंग बढ़ गई है। Yes. आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक रेडियो जो कहीं कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी में वो मर गया है और मर रहा है। वो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब रेडियो की इफादियत ये है कि 3 गानों में कितने ऐड चलते हैं, यस, आप कहते क्या हैं इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसकी अहमियत नहीं है। अब आप रेडियो कश्मीर की बात करें, ऑल इंडिया रेडियो की बात करते थे हम, या तो वहाँ रेलेवेंस ये थी कंटेंट क्या है। यस, आप कंटेंट के लिए सुनते हैं, गाना एक बीच में रिलैक्सेशन है या कुछ और है, वो है यह है वगैरह जो भी चीज़ें हैं। यहाँ कंटेंट ख़त्म हो गया, बात यह है कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। आप सही कह रहे हैं, कंप्लीट शिफ्ट हो चुका है। जो तब एंटरटेनमेंट होता था, अभी वो मेन टॉपिक रेडियो का बन चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब एक और चीज़ भी है, जैसे ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम हैं, इनको रीपैकेजिंग की ज़रूरत है, ओके, हुई है बहुत जगह। एक दिल्ली में है, वो सारे इंडिया में सुना जाता है, जैसे FM गोल्ड। हाँ, FM गोल्ड पुराने गानों पे चलता है, यस, सबसे ज़्यादा लिसनिंग मगर उसकी है, क्योंकि कंटेंट अंदर का डिफरेंट है और टेकर्स हैं उन गानों के, अगर आपको वो गाना डिस्क्राइब करके चलाना है। तो ऐसे बहुत चीज़ें और भी हैं, हो सकती हैं। लेकिन पैकेजिंग, देखिए मैं पैकेजिंग में आपको बताता हूँ कि 90s में जो थी रेडियो टॉक होती थी 15 मिनट, रेडियो कश्मीर से होती थी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एक दिन उर्दू कश्मीरी अंग्रेज़ी, ओके, 15 मिनट। 10 साल बाद 8 बन गई 10 मिनट, फिर 8 हो गई, आज 5 है रेडियो टॉक। कंसंट्रेशन स्पैन ख़त्म हो गया, कम हुआ है। इलस्ट्रेटेड टॉक्स बन गई हैं, वो मैंने अपने वक्त भी की, मैं टॉक्स करता था इंग्लिश की। इलस्ट्रेटेड टॉक्स ये है कि ओपनिंग जो होगी एक आदमी आवाज़ करेगी अलग, हो सकता है बैकग्राउंड में म्यूज़िक हो सकता है 2-3 गानों का मिक्स करके एक पैकेज हो 30, 40, 50 सेकंड का, जो बताए आगे क्या है इसमें। कि दिल पे बात है तो पहले वो आपने की, उसके बाद एक आदमी आया दिल पे बात करने, बीच में कहीं पंच लाइन है उसकी, तो हो सकता है कोई इफ़ेक्ट आप दे दें, हाँ, 6 सेकंड का, 5 सेकंड का। तो इलस्ट्रेटेड टॉक जो है वो ज़्यादा सेलेबल सो है, नई जनरेशन के साथ कनेक्ट करने के करना लिए। है, करना है आपको। सो क्योंकि एज ऑफ नाउ जो पैकेजिंग ऑल इंडिया रेडियो की है, उसको अगर हम FM जो अभी प्राइवेट रेडियो स्टेशन है उनके साथ कंपेयर करें क्या, लेकिन एक चीज़ इसमें देखने की ज़रूरत है, जो हमारी आज की जनरेशन है, क्या वो ऑल इंडिया रेडियो के साथ कनेक्ट ज़्यादा कर पाती है, या जो हमारे जो प्राइवेट रेडियो स्टेशन है, FM स्टेशन है, उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे? देखिए इस बात पे हम इससे पहले कुछ कहें, पहले वो रेडियो सुनता किस लिए है आज की जनरेशन वाला? हाँ, तफरी के लिए, तो वो प्राइवेट रेडियो के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, कंटेंट के लिए आप धड़कन सुनते थे, हाँ, कंटेंट के लिए तो कंटेंट वाला जाएगा वो ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम सुनेगा। उनकी भी चेंज उनने भी पेश की है, ऐसी बात नहीं है प्रोग्राम्स की। और अगर आप क्रिकेट की बात कर रहे थे, क्रिकेट पॉपुलर इंडिया में सिर्फ क्रिकेट कमेंट्री से हुआ, रेडियो की। ग्रीन रेवोल्यूशन आया सिर्फ रेडियो से, वाइट रेवोल्यूशन आया सिर्फ रेडियो से, पोलियो सक्सेसफुल हुए ड्रॉप सिर्फ रेडियो से। आज भी क्लेमिटी है तो कौन खड़ा है? रेडियो, हमारा पब्लिक सर्विस रेडियो, क्योंकि उनकी एक ऑब्लिगेशन है। सुफियाना मौसीकी ज़िंदा है यहाँ, कश्मीरी लैंग्वेज ज़िंदा है, आपके राइटर्स की पजीर आई है, कौन? रेडियो की वजह से। तो रीजन में बहुत अच्छा काम करता है रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, सारे रीजन्स में। और रीजन्स में 500 स्टेशन हैं, आपके छोटे छोटे स्टेशन रीजन्स में हैं, वो अपने रीजन का काम ठीक करते हैं। उनको ज़रूरी नहीं है कि वो फिल्मों की बातें करें, इनकी बात करें, वो उनकी कनेक्टेड बातें करते हैं, लोग सुनते हैं उनको। जो स्टाइल अभी, जो पैकेजिंग, जो रफ्तार ऑल इंडिया रेडियो की है, कहाँ देखते हो आप इसे अगले 10 साल में? अगर यही स्टाइल चलता रहा है, इसकी रेलेवेंस कितनी रहेगी, या क्या क्या और चेंज करने की ज़रूरत है ताकि इट कीप्स रेलेवेंट, इट इज़ रेलेवेंट टू द न्यू जनरेशन? वो मैं यही कह रहा था आपको कि एक पैकेजिंग का मसला है कि पैकेजिंग इम्प्रूव करेंगे। और ये भी है कि ज़रूरी नहीं है तेज़ बोला जाए। आप सुनेंगे जो प्राइवेट रेडियो स्टेशन है उनमें सिंग सॉन्ग वॉइस में बोला जाता है, वो जैसे गा रहा है मगर बोल रहा है। वन ऑफ द वर्स्ट वेज ऑफ स्पीकिंग टू पब्लिक। लेकिन उसका मुद्दा ही नहीं है, मकसद ही नहीं है पब्लिक से बात करना है, उसका मकसद है गाना और कमर्शियल, उसके लिए ठीक है। लेकिन यहाँ आपने जब कंटेंट की बात की, आज भी आप हेल्थ प्रोग्राम देख लीजिए, रूरल प्रोग्राम देख लीजिए, सारे इंडिया में कंज्यूमर अफेयर्स के प्रोग्राम देख लीजिए, सारे ऑल इंडिया रेडियो के सक्सेसफुल हैं और वो सारे लोग सुनते हैं, बड़े छोटे। और धीरे धीरे जैसे लोग मैच्योर होते हैं, 30 साल की उम्र तक पहुँचते हैं, हाँ, तो वो ज़्यादा ऑल इंडिया रेडियो की तरफ टर्न करते हैं, क्योंकि अब उनने सब देख लिया, अब तफरी हो गई, अब कुछ चाहिए। और एक और चीज़ देखूंगा, मैं बताऊंगा आपको,
ये हिस्ट्री है रेडियो की। वो लोग कहेंगे मैं एडवोकेट कर रहा हूँ, ये हिस्ट्री है। इट हैज़ बिन पार्टनर इन द प्रोग्रेस ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। ये बड़ी बात है। ये जैसे हमारे एक प्रोग्राम चलता था, पता नहीं आज चलता है, गामी बायों के लिए, तो उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होता एक था। सुबह उनका होता है, गाँव में लोग बैठते थे, सुनते थे, ताकि सुनते उसी चीज़ को फिर अप्लाई करते थे अपनी खेती बाड़ी में। आज भी सुनते हैं। अब आप देखिए गोजरी प्रोग्राम है, पहाड़ी प्रोग्राम है, शीना लोगों के लिए है, ये कौन प्राइवेट करेगा? नहीं करेगा। नहीं, उनको तो बड़ा ऑडियंस चाहिए। नहीं करेगा, लेकिन हमें करना है, क्योंकि उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? लाइक कि हमारे जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स कश्मीर में भी है या मुल्क के बाकी हिस्सों में भी है, ज़्यादातर आइडिया नहीं होता है, इतना हमारे जहन में इतना ये होता है कि जर्नलिज्म करूँगा, फिर किसी अखबार के लिए लिखूँगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन प्रोडक्शन हाउसेस क्या होते हैं, टीवी क्या होता है, टीवी में जो रिपोर्टर होता है सबको लगता है बस इतना ही काम होता है टीवी में, लेकिन जो बैक एंड पे काम करने वाले हज़ारों लोग होते हैं उनको कोई नहीं देख पाता है। इसी तरह से रेडियो में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? सिर्फ जो ब्रॉडकास्टर वहाँ पे जो रेडियो पे हम जिसको सुनते हैं इतना ही काम वहाँ पे होता है, या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ है रेडियो में? देखिए रेडियो में जो अगर आप प्राइवेट रेडियो कहेंगे उसमें अपॉर्चुनिटीज़, रेडियो स्टेशन बहुत बड़े लेकिन लिमिटेड इसलिए होती हैं, उनमें जो आदमी बोलता है वही सारा काम करता है, वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं कुछ। देखिए जहाँ वो कोई ड्रामा प्रोड्यूस करते हैं, नहीं, मुश्किल काम है, डॉक्यूमेंट्री, फीचर, नथिंग। प्रोडक्शन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट, सबको आता नहीं है, नहीं करेंगे। अब रेडियो में क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या हुई, अगर ऑल इंडिया रेडियो के 500 स्टेशन हैं तो लोकल रेडियो स्टेशन भी हैं उसमें, बाकी भी हैं, फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं है? मिलनी चाहिए थे ना लोगों को। कई सालों से कोई रिक्रूटमेंट नहीं की प्रसार भारती ने, और गजेटेड ऑफिसर्स की तो टोटली नहीं की पिछले 30 साल में रेडियो के लिए। हाँ, रेडियो दूरदर्शन दोनों के लिए ओके। रिक्रूटमेंट हो ही नहीं रही है। स्टाफ जिस स्टेशन में आपके प्रोडक्शन में 30 आदमी थे, आज उसमें 3 हैं। फिर आप यहाँ वहाँ से जमा करके कर रहे हैं, लोगों से करवा रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे, कुछ कैजुअल से वगैरह वगैरह, लेकिन आपके पास है नहीं, तो अपॉर्चुनिटीज़ दे ही नहीं रही हैं जहाँ मिलनी चाहिए। दूसरी बात, पहले स्क्रिप्ट राइटर होता था, आज न्यूज़ में भी होता है स्क्रिप्ट राइटर, ट्रांसलेटर होते थे, बाकी चीज़ें होती थी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। हाँ, आज कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वहाँ, और जो जर्नलिज्म पढ़ेगा, मैं कहता हूँ उसको वो ये ना सोचे माइक लेके मैं जाऊँगा या सिर्फ अखबार में लिखूँगा। आज जर्नलिज्म से ज़्यादा मीडिया एंड कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। हाँ, उसमें ये है कि एड एजेंसीज़ में आप जाते हैं, उसमें PR एजेंसीज़ में आप जाते हैं, ऑनलाइन एडिटर के साथ ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट को एडिट करना और बहुत चीज़ें आप करते हैं। अब आप देख लीजिए, हम अगर टेलीविज़न चैनल्स देखते हैं आप, तो हमारे यहाँ बहुत सी जो साउथ इंडियन फिल्में हैं वो डब चल रही हैं सारी न्यूज़ चैनल, विमेन हिंदी में मूवी चैनल्स पे, और 90% वो चलती हैं। किसी ने वो ट्रांसलेट किया, राइट है कि नहीं? फिर डायलॉग लिखे, फिर डब किया, फिर वो आवाज़ें, फिर उसको किसी ने उसमें इनकॉर्पोरेट किया। कितने हज़ारों लोगों को काम मिल रहा है ना। लेकिन अगर हम इसी तक रहें कि हम जाएंगे अखबार में और वो इस्तेसाल करेगा बाद में आपका, और आपको मिलेगा कुछ नहीं, या हम जाके ये मोबाइल लेके हमें लाइक्स मिलेंगे, इससे फ़ायदा होगा, ये शॉर्ट टर्म गोल है, इससे बड़ा फ़ायदा होना नहीं है। तो अपने विजन बढ़ा दें। मीडिया एंड कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं, और अभी भी जो देखिए जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सेलेंस है मीडिया के, वहाँ बेरोज़गारी नहीं होती, वहाँ लोगों को रोज़गार मिल जाता है, क्योंकि एक रेपुटेशन बनाई है उनने। MCRC ने रेपुटेशन बना ली, राइट। तो आप लोगों को ढूंढते हैं उनके लोग। तो आप अगर अपना इंस्टीट्यूशन पे रेपुटेशन बना ले, हालांकि ये नहीं मैं कहता हूँ बाकियों से नहीं निकलते हैं, हमारे यहाँ से भी बहुत बड़े लोग, अच्छे लोग निकले हैं, ऐसी बात नहीं है, उसकी कमी है। और मैं कहूँगा इनसे कि मेहनत करें, क्वालिफाई करें और जाएं अच्छे इंस्टीट्यूशन में। सिर्फ डिग्री के लिए अगर आप गए हैं कि मेरे पास अब ये मैस कॉम जर्नलिज्म की डिग्री है, वो कोई मानता ही नहीं, वो कहते हैं कर क्या सकते हो। एग्जैक्टली। वहीं जाएं जहाँ प्रैक्टिकल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए मेंटरिंग, काउंसलिंग की ज़रूरत है। आई थिंक वी आर लैकिंग ऑन दैट। आप सही कह रहे हैं। मैं बहुत मेंटरिंग 30, 35, 32 साल से कर रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ बच्चों की, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ में। इवन मैं क्लासेस लेता हूँ प्रोफेसर्स की एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में, बाकी जगह जाता हूँ, और मेरा यही तरीका होता है कि उनमें घुल मिल के बात करना। स्टेज पे चढ़ के बुके लेके बात नहीं करना, नीचे उतर के उनके साथ बात करना। क्योंकि हमारे यहाँ काउंसलिंग का कंसेप्ट टोटली गलत है।
आपने एक IAS अफसर या KS अफसर ला लिया, वो हर चीज़ की काउंसलिंग करने लगा। एक इम्तिहान पास किया ना, कमाल सही, किया, अच्छा किया, सही। मैं मानता हूँ। एक ही इम्तिहान पास किया है, इल्म का मंबा नहीं है वो। हाँ, राइट प्रोफेसर हो सकता है, इल्म का मंबा वो नहीं है। राइट। तो वो स्टेज पे चढ़ेगा, तकरीर करेगा, वो टीचर आपको कहेंगे इन जैसा बन जाओ। क्यों? मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, मैं इन जैसा क्यों बनूँ? एग्जैक्टली। मैं राइटर बनना चाहता हूँ, मैं वकील बनना चाहता हूँ, मैं इन जैसा क्यों वी बनूँ? हैव दैट टनल विजन, बस फंस जाओ एक देखिए ना, चीज में। काउंसलिंग ये होती है जो मुझ में अच्छी चीज़ है, Potential है, उसको channelize हाँ, करना। उभार के मुझे या। उसी में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, सिखाया जाए। Right. ये नहीं कि दूसरा जो कर रहा है मुझे वो करना है, फिर मैं तो रहा ही नहीं कहीं। ये और parents पे- दुनिया एक चीज से नहीं चलेगी। सब पुलिस ऑफिसर बनेंगे तो काम नहीं सही- चलेगा, सही कह सब रहे IAS बनेंगे के JKIS बनेंगे तो सही। उससे काम नहीं चलेगा। स्किल्ड आदमी की बहुत ही सख्त पजीराई है। अब आप देखिए जर्नलिज्म, मैस कॉम वगैरह में भी जो लोग स्किल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो फोटोग्राफर बन रहे हैं, सिनेमाटोग्राफर बन रहे हैं, एडिटर बन रहे हैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट बन रहे हैं, बाकी बन रहे हैं, इनकी जगह अभी भी है, स्पेस बहुत है, इनको काम मिलता है। लेकिन अगर आप सिर्फ बुक लेके जाएंगे तो नहीं मिलेगा। राइट राइट राइट। सो टीचर्स का क्या रोल रहता है इसमें? जो हमारे प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, और जब वो पढ़ाते हैं, खासकर हम जर्नलिज्म की ही बात करें अभी, तो उनका क्या रोल रहता है कि क्या क्या चीज़ें, एक तो किताब में जो चीज़ें आती हैं, उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस दुनिया के साथ उन स्टूडेंट्स का तारुफ कराना? देखिए नॉर्मली वो फंडामेंटल्स पढ़ाते हैं आपको सारे, या ठीक है, स्ट्रांग होने चाहिए, बेस फंडामेंटल्स होने चाहिए आपके स्ट्रांग। फिर दूसरी बात है, उसमें से बेशतर जो है वो इंडस्ट्री से नहीं है, वो एकेडेमिया से है। तो इंडस्ट्री में एकेडेमिया जो है सीख के जो आते हैं वो किसी और तरह इस्तेमाल होता है, जैसे किताब में लिखा है वैसे नहीं होता है, तो उसके लिए बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं होता है। और अच्छा ये है कि आप बच्चे को अपने भेजें, उनसे 1 महीने की रेडियो अंडर रेडियो में ट्रेनिंग कराएं, दूरदर्शन में कराएं, अखबारों का साथ कराएं, बीच बीच में कंटिन्यूस ट्रेनिंग कराएं, एक चीज़। और आपके पास जैसे मैंने जो वर्कशॉप्स कंडक्ट किए पैना साउथ एशिया फूड फाउंडेशन, BBC वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट के, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, जम्मू यूनिवर्सिटी में भी मैं उनका ये हूँ ट्रेनर था और कंसल्टेंट, तो वो एक पीरियड था, उसमें बहुत हुए, मगर पिछले 10 साल से मुझे नहीं लगता अब हो रहे। तो यू हैव टू इन्वाइट एंड गेट दोज पीपल। देखिए उसमें मैं नहीं था, उसमें BBC के 30 साल पुराने अंग्रेज़ थे मेरे साथ, वो भी ट्रेनर थे, बाकी लोग थे यहाँ के कुछ अच्छे काबिल वीडियो वाले राइटर वगैरह, वो भी उसमें थे, जो ट्रेनिंग पूरा प्रोग्राम बनता है 7 दिन 14 दिन 8 दिन का, उसमें शामिल थे। इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैंने खुद भी समझा है, देखा है, या जो हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनसे बात करने के बाद ये पता चला कि यूनिवर्सिटीज़ में सबसे जो प्रायोरिटी दी जाती है वो अटेंडेंस को दी जाती है। अब मुझे याद है कि एक स्टूडेंट, उसका एक बड़े नेशनल अखबार में सिलेक्शन हो गया था, वो शायद सेकंड ईयर में, पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में था, सिलेक्शन हो गया था। उसने कहा था उनको मैं वहाँ भी काम करूँगा लेकिन मेरी डिग्री भी चलेगी। उससे कहा नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं, आपकी अटेंडेंस कहाँ से आएगी? अच्छा, तो अगर आपके पास ऐसा केस आए, आप कैसे इसको डील करोगे? ये रूल ढूंढते हैं और वो रूल पे चलना उनके लिए इसलिए भी मजबूरी, पता होगा मैं क्यों है, कि दूसरा स्टूडेंट कंप्लेंट करेगा और फिर टीचर को कहेंगे तुमने कैसे अटेंडेंस दी इसको। मामला वो नहीं है, टीचर चाहे भी। हाँ। मैंने ऐसे बहुत रास्ते ढूंढे हैं, मेरे पास रेडियो आते थे ट्रेनिंग करने लोग, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैं अकेला खुद ही कर देता था। हाँ, उनके लिए कंप्लीट सैकड़ों बच्चों को ट्रेन किया मैंने वैसे, मगर हर जगह मुमकिन नहीं है ये। एक तो ये आप जो अगर जेन्युइन केसेस होंगे तो नहीं देखिए इसमें एक और चीज़ है, इस वक्त जैसे जामिया का जो ये है MCRC, वो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन माना जाता है, 90 to 95% अटेंडेंस है, वह मस्ट नहीं है। आपको आपकी 80 या से नीचे आ गई तो घर चिट्ठी जाती है, आप कहीं भी हो वहाँ घर, आपको नहीं चिट्ठी मिलती है कि ये नहीं आता है। लेकिन वो मगर क्यों? इंडस्ट्री का एक्सपोजर कहाँ से मिलेगा? नहीं, क्योंकि उनके कंपोनेंट प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, यू विल मिस दैट। ओके। हाँ, आपको स्टूडियो में ही खड़े रहना है 6 महीने के बाद वहाँ सारे टाइम, हाँ। और यही काम करना, भागना है, दौड़ चीज़ें और फिल्में बनानी, चीज़ें बनानी, बाकी रिपोर्टिंग करनी। तो इसलिए प्रैक्टिकल कंपोनेंट फिर कौन सिखाएगा? इसलिए हमारे यहाँ अगर ये कंपोनेंट आपको मिल जाए तो ये है क्या कहते हैं उसमें, तो बच्चा शायद दूर ना जाए। लेकिन जहाँ आपने कहा उसके करियर का ऑप्शन है, वहाँ टीचर भी हेल्पलेस है, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि या तो दूसरा टीचर या कोई स्टूडेंट कंप्लेंट करेगा
HOD की, ये इसको कह रहा है ये प्रेजेंट है जबकि Favor दे नौकरी रहा है। करता है, हाँ, तो फंस जाएगा ये, इसलिए वो अपने करियर में फंसना नहीं चाहेगा। रेडियो पर्सनालिटी के साथ साथ मेंटरिंग एंड देन आपका और एक शौक भी रहा, वो पेंटिंग का रहा है, उस बारे में थोड़ी जानकारी हमें दे दीजिए। देखिए मैं पेंटिंग में स्कूल में मुझे तंग आता था पेंटिंग से, जी। वो फूल बनाने में हाँ, तो ड्राइंग की किताबें भी होती थी हमारे पास। हमारे 8वीं तक हमें कंपलसरी Yes, थी yes. पढ़नी, वो मुझे आता भी नहीं था। अच्छा। मैं तंग भी आता था। इनफैक्ट उसमें थोड़ा सा वो साइड बनाए हुए होते थे, उसमें इजी नहीं था। तब नहीं होता था ये, तब अच्छा, क्लीन होती थी ड्राइंग Okay. कॉपी, उस पर खुद बनाने थे। ठीक। तो मैं नहीं था। फिर जब मैं कॉलेज में गया तो थोड़ी दिलचस्पी हो गई, थोड़ा मेरे ब्रदर ने भी पेंटिंग शुरू की थी, वो ऑयल Okay. पे करते थे, मैं वाटर में करता हूँ। तो फिर इस तरह पता चला कि 76 में कि 77 में, मैं 17-18 साल का था, तो 17-18 तो कि एकेडमी एग्जीबिशन होती है, हाँ। पता चला। तो मैंने 2 पेंटिंग्स भेज दी स्टूडेंट कैटेगरी में, दोनों सेलेक्ट हो गई। ओके। फिर अगले 2 साल स्टूडेंट कैटेगरी में 3-3 सेलेक्ट हुई। अगले साल से मेरी आर्टिस्ट कैटेगरी में सेलेक्ट होनी शुरू हो गई। ओह ग्रेट। और 86 में मुझे स्टेट अवार्ड मिला पेंटिंग के लिए। ओह इसी पे कि फिर मैंने बहुत ये मैं बनाता हूँ सर रियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्ट्स बनाता हूँ, लेकिन दे हैव अ मीनिंग, दे हैव अ टाइटल एंड दे कन्वे समथिंग। उनसे कुछ पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। यानी जो लोग फूल बनाते हैं बहुत अच्छा करते हैं, मैं उसकी खुशबू बनाता हूँ। राइट। आप सूरज बनाते हैं, मैं उसकी तपिश बनाता हूँ। यही समझिए आप, थोड़ा फ़र्क यही Great. है उसमें। तो मैं थोड़ा अलग चीज़ें बनाता हूँ, लेकिन अच्छा है कि खुदा ने मेहरबानी की, पजीराई मिली, माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड हो exhibitions ही में गए आप। वगैरह वगैरह। फिर लोगों के पास बाहर भी हैं जी। जी। फिर मैंने अपनी किताब के कवर भी खुद ही बनाए, दोनों डिज़ाइन किए, ओके। क्योंकि अब ये शौक ही था, तो इसी से। ठीक 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 ठीक। बहुत शुक्रिया। नाउ वी विल गो फॉर अ रैपिड फायर राउंड देन कंक्लूड दिस। तो फर्स्ट थिंग, वन वर्ड टू डिस्क्राइब रेडियो। One word to describe radio, I have to search for one word to describe radio. I think it's ubiquitous, available everywhere. Okay. Your favorite program you hosted? Dharkan. Okay. A voice you admire in broadcasting? Well, I think I admire voice of Tariq Aziz, who Okay. used to host Nilamgar. हाँ. And then I admire voice of some of the commentators elsewhere, like Brian Johnston or John Orlett. Certain people like A.R. Dicky Ratnagar in India, Suresh Saraiya in India. Some people Okay. like that. Okay. FM or traditional radio? We'll have to find something in between that. Merge the two. Okay. I hope it happens. One Kashmiri song you never get tired of? Mashraat Janan. Zikr yaad pe mai. Mashroot मेरे फादर का yeah. composition है. Oh, great. Okay. Yeah. मुझे भी बहुत पसंद है ये. Cricket or radio, your first love? Cricket. Then came radio. Okay. But it could not take cricket out of me. हाँ. And then compulsions came. Then compulsions came. सही. Situation Changed. turned like that, you had to forget it. A book that changed your life? I don't think any book has changed my life. Maybe a book that has really, I should not even quote that. That is Quran. उसमें है ही है. उसको कोट करूँ ना करूँ hardly matters. It will change you. लेकिन ये है कि Somerset Maugham, his books had impact on me, definitely. Okay. One message for young broadcasters? देखिए मैसेज अच्छा नहीं लगता देना, मगर ये कहूँगा कि आपको जब कुछ करना है इस काम पे निकले हैं, कीप योर ऑल एंटेनाज ओपन, एक बात। दूसरी बात है आप जजमेंटल ना हो, ये सही है ये गलत है, आप हकीकत सामने रख दें, लोग खुद डिसाइड करेंगे, फैसला ना दें, फैसले की ज़रूरत नहीं है, वो खुद तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है, सही क्या है गलत क्या है। अगर हम लीडिंग क्वेश्चंस और ऐसी बातें करते हैं, देन वी हैव एन एजेंडा, गेट रिड ऑफ दैट। Okay. If not radio, what would have you been? वेल आई थिंक आई वुड हैव बीन टीचिंग, आई वांटेड टू टीच, Okay. कहीं भी किसी जगह, तो इसलिए शौक था। Kashmir in one word? कश्मीर इन वन वर्ड, माई होम। Thank you so much for talking to us. हमारे साथ सईद हुमायूं कैसर साहब थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस के बारे में बात की, रेडियो के बारे में बात की, करियर काउंसलिंग के बारे में बात की, कश्मीर के बारे में बात की, यहाँ के नौजवानों के बारे में बात की, स्पोर्ट्स के बारे में बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और हमें भी
ख्वाहिश ये है कि हमें फिर से मौका मिले इनके साथ फिर से बैठने का, इनके साथ फिर से और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर बात करने का, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज़ ही इतनी है कि मुझे लगता है कि 1 घंटे में उन सारी चीज़ों पे हम बात नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है कि फिर से इनके साथ बैठने का वक्त मिलेगा और दुनिया के बाकी मामलात के बारे में, ज़िंदगी के बाकी फेजेस के बारे में बात ज़रूर करेंगे।